Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Nabila Babar with another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group। और हमेशा की तरह एक नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं और आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो बहुत ही खास है। हम हमेशा खूबसूरत खूबसूरत सेट्स तो देखते हैं, हम शोज देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस शो में जान सिर्फ उस खूबसूरत सेट की वजह से होती है। हम अक्सर बहुत सारी स्टोरीज सुन रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, ड्रामा सीरियल्स देख रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि उसमें जान सिर्फ और सिर्फ उसके खूबसूरत सेट की वजह से आती है। लेकिन हम हमेशा वो खूबसूरत सेट देखकर, वो खूबसूरत एस्थेटिक्स देखकर हमेशा तारीफ तो करते हैं उन शोज की, उन ड्रामास की, उन मूवीज की, लेकिन उसके पसे पर्दा जो लोग होते हैं, जो उसके जिम्मेदार होते हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है उसकी क्रिएटिविटी की, उसकी एवरीथिंग इज ऑन देम, हमने कभी उनकी बात नहीं की है। और आज हमारे साथ वही मौजूद है। मैं सेट डिज़ाइनर्स की बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ और मशहूर सेट डिज़ाइनर मौजूद हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो कि पीटीवी है, वहाँ पर मेजॉरिटी जो सेट्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग इन्होंने खुद से की है। हमारे साथ मौजूद है समरीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। समरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतनी मसरूफियात में से आपने सबसे पहले तो टाइम निकाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीटीवी पे तो जाहिर है पूरा पाकिस्तान का एक ही नेशनल टेलीविजन है, उसकी जिम्मेदारी होना इट्स समथिंग रियली बिग। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, सेट डिजाइनर की अगर हम बात करते हैं, यू बीइंग अ सेट डिजाइनर, क्या आपको शुरू से ही शौक था कि आपने इस फील्ड में आना है, या समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ? किस तरह से आप इस फील्ड में कैसे चुनाव किया इसका? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग से मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड का नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, लेकिन मुझे फाइन आर्ट्स और डिज़ाइनिंग इन सब चीज़ों में हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा। और जो स्कूल लेवल पे जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है, हमायत इस्लाम हाई स्कूल, वहाँ पर वो एक वाहिद स्कूल था जहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी हमारे वक्त में, जब मैंने पास आउट किया मैट्रिक। 8वीं क्लास से मैट्रिक के दौरान वो सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स और होम इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट ऑफर करते थे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट लेवल पे। ये आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो फाइन आर्ट्स कहीं पे भी तब ऑप्शनल नहीं था। जी, ये मेरी लक थी शायद। तो तब से मैंने फाइन आर्ट्स जो है वो उसको एज अपना मेन सब्जेक्ट रखा और तब से मैं पैशनेट थी। और तभी से ही मैंने फोकस किया था कि मुझे इसी फील्ड में डिज़ाइनिंग नहीं, मुझे फाइन आर्ट्स की फील्ड में कहीं पे भी आगे जाना है। यू वर जस्ट इनटू द आर्ट्स, कि आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपका फन जो है वो ज़ाहिर हो। तो फिर मैट्रिक मैंने फाइन आर्ट्स के साथ किया। तो उसके बाद कॉलेज टाइम में मुझे मैट्रिक में फाइन आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करने पे मुझे 20 मार्क्स अलग से मुझे उस पे, ये तब होता था। ठीक है, तो उसमें फिर मुझे सपोर्ट मिली और मेरे लाहौर कॉलेज फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ। और देन फिर सो ऑन मैं आगे चलती गई हूँ। और डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं तब, जब मैंने यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी से एडमिशन उसमें लेना था, तो फाइन आर्ट्स, पेंटिंग और डिज़ाइनिंग, वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए, क्योंकि आगे ये प्रोफेशनल फील्ड में अगर मुझे जाना है तो फिर मैं इसमें ही जाना चाहूँगी। ओके, तो आपने यानी यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपने यूनिवर्सिटी में डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं गई, ठीक। वहाँ पे भी फिर आपकी ज़ाहिर है फाउंडेशन कोर्सेज़ होते हैं, वहाँ पर आपकी स्किल्स को देखा जाता है, किस तरह से आप पहले फाउंडेशन कोर्सेज़ में सारे आपको सिखा दिए जाते हैं बेस। उसके बाद फिर आपका मेन जो है वो सब्जेक्ट, उस पे काम किया जाता है जो मेजर में आता है। तो देन मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आगे गई हूँ। देन पाकिस्तान टेलीविज़न जो मैंने ऐड देखा था, फिर मैंने यहाँ पर एज अ सेट डिज़ाइनर अप्लाई किया, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बैचलर इन फाइन आर्ट्स थी और मैंने तब मास्टर इन फाइन आर्ट्स किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और फिर ये है कि अपनी एफर्ट्स और इनके लगी हुई। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। और देन हियर यू आर, रेस्ट इज हिस्ट्री। बट समरीन, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है कि जब किसी को कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है, ज़ाहिर आपको प्रोजेक्ट्स ऑफर होते होंगे, मूवीज़, ड्रामाज, ऐसी भी चीज़ें ऑफर्स होती होंगी, यहाँ पर शोज़ तो ज़ाहिर आपकी मेन डोमेन है ही, और पीटीवी में भी आप ये कर रही हैं। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है, आप सबसे पहले क्या सोचती हैं? क्या आप सबसे पहले उसका शो, थीम, नीश उसकी जाने, या फिर आप डायरेक्टर का विजन जाने बिफोर मेकिंग द सेट? जी, सबसे पहले जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने मेन आइडिया के साथ हमारे पास आते हैं, सारी डिस्कशन होती है। तो उनका जो व्यू, जो उनका कॉन्सेप्ट होता है,
उसको उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग आप समझेंगे एलेबोरेट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ये सब कुछ हम सॉर्ट आउट करते हैं सेट डिज़ाइनर्स जो हैं वो डिस्कशन के दौरान ही कि उनके माइंड में क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, और हमने एलिमेंट्स और कलर्स को यूज़ करते हुए वो सब स्क्रीन के ऊपर किस तरह से दिखाना है। अच्छा, यानी आप सारी जो टीम है वो मिल बैठकर फिर ही डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कभी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ने आपको बड़ा टफ टाइम दिया हो, नॉट ऑन पीटीवी, ओवरऑल आपकी लाइफ की अगर बात की जाए, इतने सारे आपने प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह किए हैं, तो कभी आपको किसी सेट सेट डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के बारे में ये लगा हो कि नहीं ये उस तरह से मैं इसको नहीं कर पाऊँगी जैसा इनका एक क्रिएटिव थिंकिंग है, या ये मेरी क्रिएटिविटी को स्नब कर रहे हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ है? हाँ, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब एज़ अ सेट डिज़ाइनर जब प्रोड्यूसर आते हैं हमारे पास, तो बेसिक थीम जो है और जो एनवायरनमेंट के हवाले से जो भी क्रिएट करना है वो सिर्फ सेट डिज़ाइनर सोचता है। फिर उसके बाद वन बाय वन हमारे साथ में टीम जो है वो लोग ऐड होते जाते हैं कि जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसमें लाइट, कैमरा, ये सब, फिर हमारी एक टीम, जी जी, उसमें फिर हमारी एक टीम जो है वो डेवलप हो जाती है। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे ऐसे आपको टफ टाइमलाइंस मिलती हैं, और ख़ास तौर पर जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें इतना टफ शेड्यूल नहीं होता जो आपके लाइव में होता है। इतनी टाइट टाइमलाइन होती है, और साथ में बाज़ औक़ात इतना बजट जो है वो इतना मिनिमम बजट होता है, ठीक है? तो उसमें हमें अपने आइडिया को उसके मुताबिक जनरेट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम अपना आइडिया जनरेट करके बजट की डिमांड करते हैं, ठीक है? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक ह्यूज आइडिया जो है वो बना लिया है, उसमें हमें मटेरियल भी अच्छा यूज़ कर रहे हैं और हमें स्पेस भी इतनी मिल रही है, लेकिन उसमें बजटिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही होती। तो फिर हमें ऑन द टाइम हमें उन डिसीजन लेना पड़ता है। राइट टाइम राइट डिसीजन जो होता है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें क्विक एंड विजिलेंट रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप क्रिएटिव है। अच्छा, क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए, कितना वेलकम किया जाता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी टेलीविज़न पे, चाहे किसी भी फोटो पे अगर हम बात करते हैं, तो कितना प्रमोट किया जाता है सेट डिज़ाइनर की जो क्रिएटिविटी है, उसको कितना एनकरेज किया जाता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें, या फिर हम पैटर्न्स पे ही रहते हैं और सेम पैटर्न्स पे ही चलना हमारी इंडस्ट्री को पसंद है? ज़्यादातर सेम पैटर्न्स पे चलते हैं, लेकिन मैंने अब तक फेस किए हैं डिफरेंट चैलेंजेस भी, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनको कम्पीट भी किया है। और जिसमें मतलब कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए जो मेरे सीनियर्स और जिन्होंने मतलब मुझे फ्री हैंड दिया है टीवी में काम करने के लिए, उसमें जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट से तारिक मुनव्वर अब्बासी, मैम नाहिद अनवर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्टिव रहे, और कहा कि सोचें, आप सोचें और हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। देन जो हमारे अभी रिसेंट डॉक्टर कैसर शरीफ जो जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, उन्होंने हमेशा से उन्होंने कहा है कि जी आप काम करें, सोचें, डिफरेंट सोचें, और जो बजटिंग और हर चीज़ जो है वो आप उसके बारे में आपने टेंशन लेके अपनी क्रिएटिविटी को ख़राब नहीं करना। And that I know that makes you see go through so many things. बहुत कुछ सीखा भी, कुछ। क्योंकि जब आपकी क्रिएटिविटी को वक्त मिलता है, एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे वो बेहतर तरीके से नारिश हो सके, तो मेरा ख्याल है आप बहुत खुलकर आते हैं। ऐसे इसके लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चॉइस है फाज़ा भी। अच्छा, कभी आपको किसी ज़ाहिर है जब आप सेट्स डिज़ाइन करते हैं उसके बाद लोग तारीफ़ भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, और वो लफ्ज़ बड़े मायने रखते हैं। कभी कोई ऐसे बहुत मशहूर एक्टर, एक्ट्रेसेस जिन्होंने आपको कभी कॉम्प्लीमेंट किया हो, स्पेशली बुलाया हो आपको कि किसने ये सेट डिज़ाइन किया, आपको एप्रिशिएट किया हो, कोई ऐसा टोकन ऑफ लव या एप्रिसिएशन जो आप शेयर करना चाहेंगी? जी, एंकर पर्सन है जिनके साथ मैं भी रिसेंटली काम कर रही हूँ, मॉर्निंग शो की जुगन काज़िम, वो शी इज़ वेरी नाइस। उन्होंने हमेशा से अप्रिशिएट किया है, उनके साथ डिस्कशन भी रही है। और सुंदर जमील हैं जो वीकेंड एट होम की हैं, उन्होंने भी हमेशा मेरे अच्छे काम को अप्रिशिएट किया है, ऑन एयर भी किया है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और आप फिर स्टार्टिंग में फ़ियर होता है, आप कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से ना डरते हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा स्टेप फॉरवर्ड आप ले लेते हैं, अगला कदम उठा लेते हैं, तो फिर आप बियॉन्ड द लिमिट्स
एंड ब्रेक योर बाउंड्रीज, आप आगे चलते हैं और फिर चलते ही जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, माशाल्लाह दैट्स अमेजिंग। अच्छा, कोई आपकी ऐसी मेमोरी हो कि आपने किसी एक ऐसे डिफिकल्ट स्टोरी लाइन को अपने सेट की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव किया हो, लाइक आपके लिए खुद के लिए भी हो दैट दैट वाज़ द मोस्ट प्राउड मोमेंट इन योर क्रिएटिविटी, तो आपने सोचा हो कि ये सेट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सेट मैंने बनाया? जी, मैंने बनाया था 2000 आई थिंक 23 में सेलिब्रेशंस ऑफ इकबाल, इल्हामा इकबाल पे। वो मैंने स्टार्ट तो इस तरह से किया था कि जैसे इकबाल डे पे रूटीन में कंटिन्यूटी सेट्स लगा दें जी, आपने ये सोचना है ये। तो जब मैंने वो आइडिया जनरेट किया और वो बनाना शुरू किया तो बेसिकली कॉन्सेप्ट से स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ती गई। तो जब वो सेट मैंने इरेक्ट कर दिया, उसके बाद मुझे खुद भी नहीं यकीन था कि ये इतना अच्छा, इसकी लाइट भी बहुत अच्छी। देखें, जब हम सेट डिज़ाइन करते हैं उसके बाद आपके सेट को लाइट जो है वो एनहांस कर देती है या बिल्कुल ही ड्रॉप कर देती है, ठीक है? लाइट, देन कैमरा एंगल्स, शूटिंग एंगल्स, जो कि डायरेक्टर और कैमरामैन्स और इन सब की कोलैबोरेशन के साथ, ये एक कोलैबोरेशन मतलब आप सारे जी, जी। तो उसमें फिर जब मैंने सेट लगा लिया तो 2 दिन की वो रिकॉर्डिंग थी। देन जो फिर मैं आपको बताऊँगी, वो डॉक्टर कैसर शेख साहब, उन्होंने 3rd डे उस पे एक इकबाल का एक जो नगमा था, उसको उन्होंने उस पे शूट किया सिर्फ़ और सिर्फ़ सेट की वज़ह से। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये जो छोटे-छोटे से टोकन ऑफ एप्रिसिएशंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को एप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा बढ़कर काम करें। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की खुसूसी तौर पे बात करते हैं, तो अभी आप क्या समझती हैं कि कोई ऐसे चैलेंजेस जो कि ओवरऑल पाकिस्तान में आपको फेस करने पड़ते हो एज़ अ सेट डिज़ाइनर, जो आप इंटरनेशनल अगर एक्सपोज़र देखते हैं, तो आप उसके मुकाबले में अगर अपने आप को देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि अगर ये फैसिलिटेशन हमें प्रोवाइड की जाए, तो हम इससे भी ज़्यादा बेहतर जा सकते हैं? जी। जैसे कि अब हम लोग लगाते हैं टीवी में भी, बाकी चैनल्स पे भी जो फिज़िकल सेट्स जो हैं वो इरेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर जो वर्चुअल सेट्स हैं उनकी डिमांड बहुत है। लेकिन उनकी प्रोफ़ेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बहुत कम ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है? तो ट्रेनिंग्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि सेट डिज़ाइनर्स की जो ट्रेनिंग्स हैं इनको प्लान करना चाहिए। और हाँ, सेल्फ एफर्ट से हम लोग बहुत सीखते हैं, लेकिन डिज़ाइनर्स को प्रॉपर एक टीम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो बाहर अब्रॉड भी जाएँ, वहाँ से लर्निंग करें, वहाँ से सीखें और अपने जो भी हमारी स्किल्स हैं हम उनको ज़्यादा जो है वो एनहांस कर सकें, और हम कर सकते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ दैट टैलेंट, लेकिन हम लोग को सिर्फ ये ज़रूरत है कि हम भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में अपने आप को आगे लेकर बढ़ें। डेफिनेटली वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वर्चुअल और क्रोमा सेट्स की अगर हम बात करें, तो आप किन को ज़्यादा बेहतर समझती हैं? जहाँ पे आप समझती हैं कि शो का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, या ऑब्वियसली बहुत सारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के लोग भी देख रहे होते हैं, और उनके लिए भी आपकी ये जो राय है वो बहुत मैटर करेगी कि कैसा सेट होना चाहिए that makes your words impactful? जो सेट वर्चुअल हो, क्रोमा हो या फिजिकल सेट हो, बेसिकली जो स्किल्स होते हैं ना, वो ही इन चीज़ों को आपके एनवायरनमेंट को अच्छा बनाते हैं। अगर क्रोमा भी है, लगा हुआ है और उसके ऊपर आपने कोई विजुअल्स ऊपर किया है या वो सही कट नहीं हुआ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी मूवीज़ इतने हाई लेवल पे जो उस पे बनती रही हैं, ठीक है? कि आप टूल को हाउ टू यूज़, कि आपने किस तरह से क्रिएट करना है। वर्चुअल सेट्स हैं, ये मतलब कि इनकी प्रॉपर अलग से इनका पूरा इक्विपमेंट होता है, मशीन्स होती, तो ये सब चीज़ें आपने यूज़ कैसे करनी है, आपकी ट्रेनिंग किस तरह से है। आप 2 से 3 एलिमेंट, जैसे आपके पीछे 1-2 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है? इसमें अगर लाइट के हवाले से आप जो स्पॉटलाइट्स कहीं पे कर दें, जैसे एनहांस करना है, आपने डेप्थ दिखानी है, पीछे ब्लैक है, तो आप पे एक लाइट स्ट्रीक आएगी, 1-2 से पॉट्स के ऊपर आएगी, तो उसका एम्बियंस टोटली डिफरेंट हो जाएगा, मूड ही डिफरेंट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि काम कौन कर रहा है, पीछे काम करने वाले लोग कौन है। जैसे आजकल ये कहा जाता है कि जी एआई आ गया है और उससे जो है वो, तब ऐसा नहीं होता। एआई को यूज़ करने के टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमने उनको यूज़ कैसे करना है, प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, ये हमने, इंसानी दिमाग ने और इंसानी हाथों ने ये काम करना है।
जी, उनसे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। बिल्कुल, यही बात है कि जब तक आपको किसी सेट के बारे में बेसिक्स ही नहीं मालूम है, तो आप किसी सेट की बेस्ट क्वालिटी कैसे ले सकते हैं? वो कोई ये ऐसा तो हो सकता है कि एआई को हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को या क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम इनबिल्ट कर लें अपने अंदर वो क्रिएटिविटी, दैट इज़ डिफरेंट। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली विद द टाइम लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा कलर स्कीम्स की अगर मैं बात करती हूँ, पॉडकास्ट क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तो हेडलाइंस जो है वो पॉडकास्ट चल रही हैं कि मतलब एवरी सेकंड पर्सन इज वाचिंग द पॉडकास्ट। अभी गाड़ियों में भी लोग जो हैं एफएम के बजाय पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, मतलब चल रही हैं और वो सुन रहे हैं। आप क्या समझती है कि कौन से कलर स्कीम्स हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में बहुत लिमिटेड कलर्स नजर आ रहे होते हैं, बैकग्राउंड पे कोई ब्लैक वाइट इस तरह से कोई ग्रे चल रहे हैं या जो भी व्हाट्सोएवर इट इज। आप क्या समझती है किस कलर का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह की जो नीश है उसको, लाइक एंटरटेनमेंट है या फिर कोई पॉलिटिकल है या फिर इंफरटेनमेंट है, उन सब की कैसे कलर स्कीम्स होनी चाहिए इन द पॉडकास्ट? जो अभी जैसे मैंने लगाया हुआ है वीकेंड एट होम, उसमें पहले मैंने कलर सेलेक्ट किए हुए थे ग्रीन्स में। अब वो एक एंटरटेनमेंट का सारा शो है। उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो एक उन्होंने ऑनर भी टैरो कार्ड रीडर थी, उन्होंने सादिया, उन्होंने बहुत अच्छे उसके बारे में व्यूज़ दिए, जो कि मेरी उनसे इस हवाले से कोई बात नहीं थी। जब मैंने सेट डिज़ाइन किया, उसके हवाले से भी उनसे कोई डिस्कशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने सारी वो बात कही जो मैंने कलर्स के थ्रू कहना चाही, और उन्होंने उसको कैच किया और उन्होंने ऑन एयर उसको कहा। जी, ग्रीन कलर का सेट था, देन आई चेंज द सेट, टोटली सेट इन द पर्पल। अब वो कलर टोन भी जो है वो एक स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर, ग्रीन में भी थी। और सेम वर्ड्स जो हैं वो उन्होंने बात की, जो गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम इस टाइम बैठे हुए हैं तो हम बड़ा खूबसूरत फील कर रहे हैं, बड़ा अच्छा और पीसफुल और कूल फील करते हैं। अच्छा, पॉडकास्ट की जो आप बात करती है उसमें डिफरेंट हमारे पास होते हैं जी, डिफरेंट होता है, वो पता नहीं होता कि इस टाइम आपने किस तरह से कौन सी बात करनी। तो उसमें न्यूट्रलाइज जितने कलर्स हम यूज़ करें ना, ब्लूज में चले जाएं, ग्रेज में चले जाएं, या अगर आपने ज़्यादा हार्ड कलर यूज़ करने भी तो रेड मरून में चले जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके उसको हर एक के साथ जो हैं वो कैमोफ्लेज हो जाती हैं जी, न्यूट्रल। अच्छा, अगर कोई बहुत ही सॉफ्ट शो कर रहा है तो उसको कौन सा कलर रखना चाहिए? सॉफ्ट इन अ वे कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, तो उसको कौन से कलर्स होने चाहिए? हाँ, वो लाइट कलर्स, लाइट ब्लूज़ में चले जाएँ, पर्पल्स में चले जाएँ। तो ग्रीन की है तो ग्रीन की भी लाइट टोन्स यूज़ करें। उसके साथ कोई 2 कलर टोन्स हमेशा से जो हैं वो एक दूसरे को कंपैटिबल रहती हैं। जिसमें एक थोड़ा-सा डार्क टोन होती है और एक दूसरे उसी कलर की जी लाइट टोन्स होती हैं। वो एक दूसरे को इतना कंपैटिबल रखती हैं कि वो एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत बन जाता है। और अगर किसी ने वायरल शोज करने हैं, क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, किसी का वायरल पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट वायरल करने के लिए कॉकटेल के पास रखा होना चाहिए, ये वो उसके लिए तो सबसे बेहतरीन कंटेंट है जो कि वायरल हो सकता है। तो उसके पीछे आप आई कैची कलर्स लगाएं ना, और साथ में आप आई कैची येलो, रेड, उसके डार्क टोन्स में जाएं, आप ब्लडी उसमें जाए तो फिर जो है वायरल हो। सिर्फ से कलर से वायरल नहीं होंगे आप, कलर से ही हो, ट्रेंड से ही हो, कंटेंट। well, jokes apart, we are having a very lighter conversation on the ends of definitely set designing. अच्छा, बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, बैकग्राउंड कितना मैटर करता है? हम अक्सर जो है सीन्स देख रहे होते हैं, एक्टिंग स्किल्स अगर किसी की इतनी अच्छी नहीं भी होती, हम उस सीन के बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा खोए होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मतलब एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी हमें नहीं भी पसंद तो हम देख लेते हैं। ये कितना मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा हो? या ग्लैमरस बैकग्राउंड्स जो हैं वो आपको फैसिनेट करते हैं बहुत। ठीक, उसमें आप आगे जो आजकल एक्टिंग चल रही है या जो स्क्रिप्ट चल रहे हैं उसमें तो आपको बैकग्राउंड ही अच्छा होना चाहिए, जो कि मतलब कि ग्लैमर जिसमें होता है। ठीक है, अगर आप टीवी के ओल्ड एरा में चले जाएं जो गोल्डन पीरियड था, तो उसमें आप देखें कि इतना डिटेल वर्क हमारे सीनियर्स ने, जो यहाँ लाहौर में ही सेट डिज़ाइनर्स, बेहतरीन सेट डिज़ाइनर्स, और हम उनसे सीखा है, बहुत थोड़ा हम सीख पाए हैं शायद, जो उनके काम थे बहुत खूबसूरत, इतना डिटेल वर्क, इतनी मेहनत, बहुत। तो उसके साथ इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स के जो स्क्रिप्ट राइटिंग थी, और एक्टर्स के इतने सीनियर हमारे जो जितने एक्टर्स थे,
उन्होंने जब काम किया है उस सेट के ऊपर, तो हर चीज़ ने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा एम्बियंस बनाया कि मेरे ख्याल में अभी भी इसीलिए वो हमारे दिमागों में रजिस्टर हैं कि हम भी और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उनके ड्रामास के बेशक क्लिप ही देखते हों, लेकिन हम देखते ज़रूर हैं सोशल मीडिया पे। उसके अंदर बड़ा अच्छा मैसेज होता है, तो उसमें सेट भी बहुत आप समझ लें कि सुपर हिट सेट होता है और आगे एक्टिंग भी उतनी ही कमाल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एज़ वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज़ वेल, मैं चाहूँगी कि नौजवान नस्ल जो इस फ़ील्ड में, अब तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस फ़ील्ड में आ रहे हैं। पहले बहुत लिमिटेड होता था, अब कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी जो कि सेट डिज़ाइनिंग फ़ील्ड या फिर इस तरह की आर्टिस्ट वाली जो फ़ील्ड्स हैं उनको जिन्होंने ऑप्ट कर लिया है, वो किस तरह से अपना एक डायरेक्शन राइट रख सकते हैं? किसी भी फील्ड में, सेट के हवाले से भी किसी भी फील्ड में आपकी डायरेक्शंस जो हैं वो तभी राइट रहती हैं जब आप अपने आप से सिंसियर होते हैं। आपने खुद मेहनत करनी है। एक अगर आपने लाइन अपनी डिसाइड कर ली है, सेलेक्ट कर ली है, अपनी किसी भी नीश पे आपने काम करना है, तो आपने फिर दिन-रात काम करना है। और खुद ब खुद लर्निंग आपको पता चलता रहेगा, आप उन्हीं चीज़ों से सीखते जाएँगे और बढ़ते जाएँगे, और आजकल ये चीज़ें जो न्यू जनरेशन में लैक करती हैं। ये थोड़ा-सा हमें जी, सेंसी शॉर्ट देखने और बहुत शॉर्ट टेम्पर हो चुके भी है नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन वी रियली विश एंड होप हर जो जनरेशन है अपने इक़दार, अपनी सकाफ़त हर बना रही है अब आजकल तो हमें उसके साथ-साथ भी चलना ही पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच समरीन, आप हमारे शो पर आई और बड़े अच्छी आपके साथ हमारी कन्वर्सेशन रही है। आई रियली विश एंड होप कि आप इसी तरह से खूबसूरत सेट डिज़ाइन्स करते रहें। इंटरनेशनली भी आप हमारा नाम बताएँ, जैसे आप पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आपने देखा हमारे साथ समरीन मौजूद थी, पीटीवी की सेट डिज़ाइनर हैं और उनकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ जर्नी है। उसके बावजूद शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और ये वो चीज़ें हैं जो हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अगर किसी आर्टिस्ट से मिलेंगे, किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसका ताल्लुक टीवी से होगा या मीडिया से होगा, तो वो बहुत एरोगेंट होगा, या वो दे विल नॉट बी टेलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट देयर फील्ड्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप जाते हैं तो आर्टिस्ट बड़े सेंसिटिव होते हैं, एंड ऑब्वियसली दे रेजोनेट द एनर्जी यू गिव टू देम। और स्पेसिफिकली अगर सेट डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ गुड शो। तो इसी नोट के साथ अपनी मेरी ज़बान को इजाज़त दीजिए। इसी तरह के और भी बेहतरीन शोज़ देखते रहने के लिए पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ फ्लोर ग्रुप को फॉलो करते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह ने के बाद।